नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए पावर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। पावर सिस्टम का शॉर्ट नोट्स, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट, फार्मूला, डाटा वैल्यूज और कौन सा पोल कहाँ यूज होते हैं, कौन सा इंसुलेटर, ये सभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ओवरऑल मिला के हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे अभी, और इसके बाद यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है और आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर, मतलब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है जनरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद स्विच गियर एंड प्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरेशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया जान लीजिए। देखिए, तो पावर सिस्टम को हम लोग कुल मिला के 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो कौन-कौन से पार्ट में डिवाइड किए हैं? जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन, सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जनरेशन पढ़ेंगे। यूटिलाइजेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया है, इल्यूमिनेशन नाम से चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए जनरेशन क्या है। तो जनरे इसमें हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, तो जनरेशन जो है स्टैंडर्ड जनरेशन पूछता है। तो 11 किलो वोल्ट पर हम लोग स्टैंडर्ड जनरेशन करते हैं। और स्टैंडर्ड जनरेशन वोल्टेज कितना होता है? देखिए, 11 केवी पर इंडिया में होता है, 33 किलो वोल्ट पे फॉरेन में होता है। और इंडस्ट्री जो होता है, इंडस्ट्री में कितना होता है? 6.6 किलो वोल्ट जो है इंडस्ट्री में जनरेशन होता है। इसके बाद आता है आपका, देखिए स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी जो है, स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी कौन से आता है? तो 50 हर्ट्ज जो है स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी इंडिया के लिए, और 60 हर्ट्ज जो है वो फॉरेन कंट्री के लिए है। इसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन, तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन कितना होता है? तो प्लस माइनस 3% है। ये रूल नंबर 55 में बताया गया है। और मतलब कि 48.5 से लेके 5 हर्ट्ज से लेके 51.5 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो सकता है। इसके बाद आता है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज, रूल नंबर 28 में आता है। तो लो वोल्टेज होता है 250 वोल्ट या 240 वोल्ट तक रहता है। मीडियम वोल्टेज 250 वोल्ट से लेके 650 वोल्ट तक। और हाई वोल्टेज होता है 650 वोल्ट से लेके 33 किलो वोल्ट तक। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है वो 33 किलो वोल्ट से लेके 33 किलो वोल्ट से ऊपर जितने भी वोल्टेज रहते हैं सब हैं। तो अब हम लोग का आता है मेन, देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो कैसे-कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए, तो सबसे पहले जनरेशन 11 किलो वोल्ट पर होता है, अल्टरनेटर लगा होता है। तो वहाँ से हम लोग जनरेशन करते हैं। जनरेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। उसके बाद जो है, देखिए एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और यह वोल्टेज को क्या करता है, 11 किलो वोल्ट को कितने में, 11 किलो वोल्ट को 132 किलो वोल्ट में, 220 किलो वोल्ट में, और उसके बाद 440 किलो वोल्ट, 765 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसमिट करता है। और कौन सा कनेक्शन होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है उसका कनेक्शन कैसा होता है? तो डेल्टा स्टार कनेक्शन होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो जनरेटिंग ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है और उसका कनेक्शन कैसा होता है? तो जनरेटिंग ट्रांसफार्मर में जो है वहाँ पर डेल्टा स्टार कनेक्शन का ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद जो है, देखिए यहाँ से प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया। प्राइमरी ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम का प्राइमरी ट्रांसमिशन रहता है। इसके बाद आता है यहाँ पर एक और आगे जो है नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, तो वहाँ पर सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो। ठीक है, तो वो कितने में कन्वर्ट करता है? तो 132 किलो वोल्ट की लाइन, 132, 220, 400 किलो वोल्ट और 765 किलो वोल्ट की जो लाइन होती है, उसको जो है सेकेंडरी ट्रांसमिशन में 33 किलो वोल्ट की लाइन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और 33 किलो वोल्ट, यहाँ पर 66 किलो वोल्ट भी लिख लीजिएगा। सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो होता है 33 किलो वोल्ट और 66 किलो वोल्ट तक रहता है। और कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है? तो स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर लगा होता है। स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर लगा होता है, और ये भी 3 फेज 3 वायर से ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। इसके बाद आता है, देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, देखिए इसमें कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, और इसमें 3 फेज 3 वायर सिस्टम के माध्यम से इसको हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसा होता है? तो स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है। और 33 किलो वोल्ट की जो लाइन होती है, 33 किलो वोल्ट या 66 किलो वोल्ट की लाइन होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, 11 किलो वोल्ट में जो है कन्वर्ट करके हम लोग कहाँ ले आते हैं? सब स्टेशन पर, सेकेंडरी जो लोकल सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर ले जाते हैं। इसके बाद जो है, देखिए आता है आपका लास्ट वन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है यहाँ पर। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपके लोकल सब स्टेशन जो होते हैं, वहाँ से जो है आपके गाँव में जो एक ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वहाँ पर ले आते हैं। तो कौन सा वहाँ पर देखिए, उसके बाद वो 11 किलो वोल्ट को जो है 230 किलो वोल्ट सिंगल फेज और 440 किलो सॉरी 230 वोल्ट जो है, 230 वोल्ट, 11 किलो वोल्ट को 230 वोल्ट सिंगल फेज में और 440 वोल्ट जो है थ्री फेज में क्या करता है, ये सप्लाई देता है। इसके बाद हमारे ये इधर क्या लगाते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इधर हमारे सर्विस मेन्स, होम्स, एप्लियंस, ये सभी लगे होते हैं, यहाँ से हम लोग सप्लाई लेते हैं। तो पूरा कनेक्शन ओवरऑल जो है ऐसे ही दिखाया गया है यहाँ पर।
ठीक है? इसके बाद देखिए इसमें कुछ कौन से पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, कौन-कौन से ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है एट फुल लोड पर नियर फुल लोड पे चलता है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है। और वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जो है ये डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं और रिएक्टेंस जो है पावर ट्रांसफार्मर का बहुत ज़्यादा रखते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसकी एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम 50% लोड पर चलता है या हाफ लोड पर या 50% लोड पे चलता है। लीकेज रिएक्टेंस जो है इसका लो रहता है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, तो वोल्टेज कंसिडरेशन जो है इसमें मेन रूप से डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद आपका फीडर आता है, देखिए फीडर जो है, तो फीडर क्या होता है, यहाँ सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है उसको कनेक्ट करने वाला एक लाइन होती है। तो सब स्टेशन हमारे जो सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन से हमारे जो घर के पास में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसके बीच वाले जो है डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग, तो फीडर कौन सी लाइन होती है, तो फीडर जो है देखिए सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके लोकल सब स्टेशन होते हैं, वहाँ से जो आपके गाँव में जो पोल्स लग पर क्या होता है ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहाँ तक की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, फीडर बोलते हैं। और इस पर क्या होता है, यह सबस्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर कनेक्शन देता है। इसमें जो टैपिंग जो होती है, कहीं भी हम लोग टैपिंग नहीं लेते हैं फीडर में, मतलब कहने का मतलब है इसमें जो है कि पूरे होल लेंथ में आप टैपिंग कहीं भी नहीं ले सकते हैं। करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर इसको डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है देख लीजिए यहाँ से। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, इसमें डिज़ाइन जो है टैपिंग इसमें कहीं भी ले सकते हैं, पूरे लेंथ में कहीं भी आप इसमें क्या करते हैं तो टैपिंग ले सकते हैं। डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। फीडर और सर्विसमैन्स को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। परमिसिबल जो वोल्टेज ड्रॉप होता है प्लस माइनस 6% होता है। सर्विसमैन्स क्या होता है, आपके घर के पास में जो पोल लगा होता है, वहाँ से आपके जो बोर्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, वहाँ तक एक स्मॉल केबल होता है, तो उसके जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विसमेंस बोलते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो वॉल्यूम ऑफ कॉपर मटेरियल होता है, कॉपर सेविंग के लिए वॉल्यूम ऑफ कॉपर सेविंग मटेरियल होता है, तो V इक्वल टू पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपान में डब्ल्यू वी स्क्वायर का स्क्वायर फाइव होता है, इसी को हम लोग क्या मानते हैं, के मानते हैं। उसके बाद हम लोग कंपेयर करते हैं, देखिए डीसी सिस्टम के लिए 2 कंडक्टर 1 अर्थिंग होता है, तो उसके लिए जो है के मान लेते हैं उसको हम, जितना मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉपर मटेरियल आता है ओवरहेड लाइन के लिए के मान लेते हैं और अंडरग्राउंड के लिए भी के मान लेते हैं। इसके बाद 2 कंडक्टर मिड पॉइंट अर्थिंग के लिए जो होता है के/4 होता है और अंडरग्राउंड में जो है वो के ही होता है। इसके बाद 3 वायर न्यूट्रल हाफ होता है, 3 वायर डीसी सिस्टम में 3 वायर न्यूट्रल हाफ रहता है, तो उसके लिए 5 होता है या तो फिर 0.312 के होता है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद एसी सिस्टम आता है, देखिए एसी सिस्टम से, तो एसी सिस्टम जो है देखिए एसी सिस्टम से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो एसी सिस्टम के लिए सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम होता है, उसके लिए 2 के अपन का स्क्वायर 5 होता है और सिंगल फेज 2 वायर मिड पॉइंट अर्थिंग का जो होता है उसमें वैल्यू ऑफ कॉपर सेविंग मटेरियल जो होता है वो सिंगल 2 कंडक्टर मिड पॉइंट अर्थिंग के कंपेयर कितना होता है, 0.5 के अपन का स्क्वायर 5 होता है और सिंगल फेज 3 वायर जो है न्यूट्रल हाफ रहता है, तो उसके लिए 0.625 के अपन का स्क्वायर 5 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 2 फेज 3 वायर और का 0.5 के अपन का स्क्वायर 5 और 2 फेज 4 वायर जो होता है उसके लिए कितना होता है, 1.457 के अपन का स्क्वायर 5 होता है। 3 फेज 3 वायर के लिए 0.5 के अपन का स्क्वायर 5 होता है और 3 फेज 4 वायर के लिए जो है 0.583 के अपन का स्क्वायर 5 होता है। तो इतना इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। देखिए यहाँ से फीडर जो है सब स्टेशन आपके पास वाले जो सब स्टेशन होता है, मतलब कि सब स्टेशन 33 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट में जो सब स्टेशन ट्रांसमिट पावर को स्टेप डाउन करता है वहाँ से, और उसके बाद जो आपके सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वाले ट्रांसफार्मर होता है वहाँ तक के बीच का जो कनेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीडर बोलते हैं। सब स्टेशन व डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मतलब द्वितीयक सब स्टेशन को जोड़ने वाले तार को हम लोग फीडर कहते हैं। इसमें कहीं भी टैपिंग नहीं ले सकते हैं और यहाँ धारा बहने वाली रेटिंग के अनुसार इसकी डिजाइनिंग की जाती है। इसके बाद देखिए फीडर कई टाइप के होते हैं, कौन कौन से फीडर होते हैं, तो देखिए रेडियल फीडर होता है सबसे पहले, कौन सा, तो हम लोग इसको देख लेते हैं पहले। तो फीडर में कौन सा रेडियल फीडर होता है, रिंगमेन होता है और इसके बाद इंटरकनेक्टेड होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये देखिए रेडियल फीडर क्या होता है, यहाँ से ऐसे पूरी लाइन को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से टैपिंग करके सब स्टेशन ये लगा है आपका, तो यहाँ से डायरेक्टली आप सप्लाई दे देते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल बोलते हैं एक लाइन में। तो इसमें क्या होता है, इसके बाद हम लोग जहाँ से चाहते हैं वहाँ से अभी ऐसे टाइपिंग करके अपना लोड को चलाते हैं। तो इसका देखिए इसमें क्या है, रेडियल फीडर में यह सबसे सस्ता होता है, सिंपल होता है, सस्ता होता है और यहाँ रिलायबिलिटी इसकी अच्छी नहीं होती है।
अगर कहीं पे फ़ॉल्ट आ गया, मान लीजिए यहाँ पर अगर सबस्टेशन के पास में फ़ॉल्ट आ गया, तो पूरी लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद रिंगमैन सिस्टम होता है, देखिए रिंगमैन सिस्टम जो है, तो रिंगमैन सिस्टम में क्या है देखिए, एक यहाँ से सबस्टेशन एक रिंग शेप में हम लोग इसको बना देते हैं और इसके बाद एक सबस्टेशन से ले आकर इसमें हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई जोड़ देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ से कहीं से भी कनेक्शन लेके इसे देखिए यहाँ पर ये एक सर्विस कंज्यूमर को सप्लाई ले लेता है, इसके बाद यहाँ से कंज्यूमर सप्लाई ले लेता है। तो यहाँ से ऐसे हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो इसका बनावट जो है थोड़ा कठिन होता है, यह महँगा होता है, रिलायबिलिटी ठीक होता है, अच्छी होती है और सबस्टेशन में फ़ॉल्ट आने के बाद जो है यह काम नहीं करेगा क्योंकि एक ही सबस्टेशन से हम लोग इसको कनेक्शन देते हैं। इसके बाद इंटरकनेक्टेड सिस्टम सबसे अच्छा कनेक्शन जो होता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है इसमें। तो देखिए क्या है, एक हम लोग क्या करते हैं रिंग मेन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं इसमें कि 2 तरफ से सबस्टेशन को कनेक्ट कर देते हैं। एक सबस्टेशन देखिए यहाँ से है, यहाँ से सप्लाई दे देंगे, उसके बाद एक सबस्टेशन यहाँ से है, तो यहाँ से कनेक्शन दे देंगे। तो इसमें सबसे रिलायबिलिटी अच्छी होती है क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इस सबस्टेशन में आपका कहीं फ़ॉल्ट आ गया, तो इस वाले सबस्टेशन से हम लोग क्या करेंगे सप्लाई देते रहेंगे। अगर म और इसमें देखिए ये सब एडवांटेज है इसके, इसको बनाना बहुत कठिन होता है, यह सबसे महँगा होता है और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होता है, मतलब रिलायबिलिटी सबसे अच्छी होती है। एक सबस्टेशन में फ़ॉल्ट आने पर दूसरा सबस्टेशन कार्य करता रहता है। इसके बाद देखिए पोल आते हैं, तो पोल कौन-कौन से होते हैं देखिए, लकड़ी का पोल जो है, लकड़ी का पोल इसमें सबसे पहले हम लोग पोल को देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी पॉइंट भी बनते हैं। तो ए टाइप का जो पोल होता है देखिए, इसकी जो हाइट होती है, कितनी होती है, जो पोल होता है, तो नॉर्मली पोल ए टाइप वाला जो है 9 से 11 मीटर तक इसकी हाइट होती है और जो वोल्टेज कितने यूज़ करते हैं, कितने वोल्टेज तक, तो 22 किलो वोल्ट तक दिया है, तो 11 किलो वोल्ट तक लकड़ी के पोल में 11 किलो वोल्ट तक यूज़ करते हैं। और इसकी लाइफ़ कितनी होती है, लकड़ी का पोल जो है, लकड़ी का पोल के लिए लाइफ़ कितनी होती है, 15 से 20 साल तक होती है और सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, सेफ्टी फैक्टर 3 होता है, साढ़े 3 कहीं-कहीं दिया रहता है, कहीं-कहीं 3 भी दिया रहता है, 3 भी सही है, साढ़े 3 भी सही है। ठीक है? तो इसकी स्पान जो होती है कितना, इसके बाद एच टाइप का होता है, एच टाइप का स्पान जो है देखिए 11 से 15 मीटर तक होते हैं और वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज कितना है 132 किलो वोल्ट तक वोल्टेज यूज़ किया जाता है और स्पान जो है कितना होता है, तो 150 मीटर तक इसका स्पान यूज़ करते हैं। इसके बाद ट्यूबुलर पोल मतलब नली का कार इस्पाती, भाई इससे अच्छा तो इंग्लिश ही है यार। ट्यूबुलर पोल जो होता है, ट्यूबुलर पोल क्या है देखिए, ट्यूबुलर पोल का यूज़ कहाँ करते हैं, तो ट्यूबुलर पोल की जो हाइट होती है देखिए, ट्यूबुलर पोल में स्टील पोल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो स्टील पोल जो होता है इसकी हाइट कितनी होती है, 8 से लेके 12 मीटर तक इसकी हाइट होती है, 13 मीटर भी दिया रहता है, तो आप लोग घबराइएगा मत। 8 से जो है इसकी हाइट कितनी होती है ज़मीन से, तो पृथ्वी से इसकी ऊँचाई कितनी है, 8 से 12 मीटर तक होती है और इसमें जो स्पान होता है, ट्यूबुलर पोल में स्पान कितना होता है, 100 मीटर तक स्पान होता है। 11 किलो वोल्टेज तक यूज़ करते हैं इसको। इसकी लाइफ़ कितनी होती है, 50 साल तक इसकी लाइफ़ होती है और सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, 2.5 जो है, इसकी सेफ्टी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक? आइए हम लोग अब पढ़ते हैं ठोस खंभा। सॉलिड पोल आता है, देखिए इसको आप लोग सॉलिड पोल याद रखिए, ठोस खंभा को सॉलिड पोल बोलते हैं। तो इसमें क्या है देखिए, एकल ठोस जो इस्पाती खंभा है यार हिंदी पढ़ने में मतलब इतना माइंड पे स्ट्रेस देना पड़ता है ना। तो सॉलिड पोल के लिए आप लोग सिंपल जानिए, देखिए सॉलिड पोल जो होता है, इसकी जो हाइट होती है 10 से 15 मीटर तक होती है। 10 से 15 मीटर तक हाइट होती है और वोल्टेज जो है अप टू 66 किलो वोल्ट तक यूज़ करते हैं। तो देखिए ये 33 किलो वोल्ट तक, ये 66 किलो वोल्ट तक। तो एक जो सिंगल सॉलिड पोल होता है, स्टील पोल होता है, उसके लिए जो है 33 किलो वोल्ट तक और जो डबल होता है उसके लिए 66 किलो वोल्ट तक। स्पान जो है 150 मीटर तक, 150 मीटर तक स्पान आप लोग याद रखिए, 100 से लेके 200 मीटर तक स्पान होता है। और लाइफ जो होती है कितना होती है, 100 तक होती है, सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। तो सॉलिड पोल के लिए देखिए दोनों पूरा इसमें मिल जाएगा आपको। स्पान कितना होती है, ए और बी दोनों को देखिएगा आप लोग, सुनिए ध्यान से। जो सॉलिड पोल होता है, सॉलिड पोल किसका बना होता है, तो मेड ऑफ रोल्ड स्टील का बना होता है। हाइट कितनी होती है, 10 से 15 मीटर तक हाइट होती है इसकी। वोल्टेज कितना होता है, 33 किलो वोल्ट से लेके 66 किलो वोल्ट तक यूज़ करते हैं। सेफ्टी फैक्टर जो होता है कितना होता है, 2 होता है। लाइफ 100 साल तक होती है, लाइफ 100 साल तक। ठीक है, लाइफ जो है वो 100 साल तक होती है और स्पान कितना होता है, 100 से लेके लगभग 200 मीटर तक स्पान होता है। इसके बाद जो है लैटिक स्टील पोल जो होता है, पृथ्वी से 9 से 11 मीटर तक इसकी हाइट रखते हैं। वोल्टेज जो होता है 11 किलो वोल्ट तक, स्पान जो होता है 150 मीटर तक रखते हैं, ठीक है? इसके बाद आरसीसी पोल आता है भाई साहब, तो आरसीसी पोल देखिए क्या है? आरसीसी पोल जो होता है देखिए, आरसीसी पोल में क्या है, तो आरसीसी पोल का मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इसकी हाइट जो है कितना होती है, तो हाइट से लेके 7 से लेके 12 मीटर तक हाइट हाइट होती है आरसीसी पोल की और वोल्टेज जो होता है कितना 11 किलो वोल्ट तक वोल्टेज यूज़ किया जाता है और इसके बाद स्पान जो होती है देखिए, स्पान कितना होता है, 100 मीटर तक स्पान होती है। लाइफ कितना होता है, तो लाइफ ऑलमोस्ट मान के चलिए आप लगभग 100 साल तक इसकी लाइफ होती है। सेफ्टी फैक्टर जी कितना होता है, सेफ्टी फैक्टर जो है वो 2 होता है, इसका ढाई सेफ्टी फैक्टर होता है।
इसके बाद स्टील टावर होता है। स्टील टावर में देखिए 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? एक नैरो बेस होता है, एक क्या होता है ब्रॉड बेस होता है। मतलब एक होता है जिसकी जो बेस होता है, जिस पर खड़ा रहता है, वो उसका पतला होता है, एक होता है उसका चौड़ा होता है, ठीक है? तो दोनों हम लोग देखते हैं, देखिए। तो यहाँ से आप लोग देखिए, सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है भाई, तो कोई भी पॉइंट छोड़िएगा मत, क क्योंकि सभी एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि स्पान कितना होता है, वोल्टेज कितना होता है, कितने इसकी स्पान होती है, हाइट कितनी होता है, सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो नैरो बेस जो टावर होता है, उसमें देखिए जो हाइट होती है, हाइट कितना होती है पो टावर की, तो 15 से लेके 30 मीटर तक हाइट होती है। और पृथ्वी के बेस की जो साइज़ होती है, कितना है? 2 मीटर, 2 बाय 2 मीटर का होता है। 2 मीटर मतलब लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई होती है। और ऊँचाई कितना होता है? 15 से 30 मीटर तक होती है। स्पान जो होता है कितना होता है? तो ढाई 200 से लेके 500 मीटर तक इसकी स्पान स्पान होता है, ठीक है? और लाइफ जो है कितना होता है? तो लाइफ जो है 100 साल तक होती है। सेफ्टी फैक्टर जो है, सेफ्टी फैक्टर कितना होता है? तो 1.5 होता है। 1.5 इसकी सेफ्टी फैक्टर सबसे कम होती है। वोल्टेज जो है 400 किलो वोल्ट तक यूज़ करते हैं इसको। इसके बाद जो है देखिए ब्रॉड बेस टावर होता है, तो ब्रॉड बेस टावर में इसकी लाइफ जो है 100 साल तक होती है और सेफ्टी फैक्टर 1.5 ही होता है। स्पान जो है 300 से लेके 1000 मीटर तक इसकी स्पान होती है और इसकी जो ब्रॉड बेस जो होता है मतलब कि टावर होता है, तो उसकी चौड़ाई कितना होती है? 5 बाय 5 मीटर का होता है। पृथ्वी से जो है अर्थ से ग्राउंड से कितना होता है? तो 20 से लेके 40 मीटर तक इसकी हाइट होती है। इसके बाद आते हैं भाई साहब कंडक्टर देखिए। तो कंडक्टर कौन-कौन से होते हैं? तो इसको हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं, बाकी तो कंडक्टर बहुत होते हैं। देखिए कंडक्टर जो है, कंडक्टर का मतलब होता है कि जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ से कहाँ तक? सोर्स से लोड पर ट्रांसफ़र करने वाले जो वायर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। इसके बाद देखिए कौन से कंडक्टर होते हैं, तो हार्ड रन कॉपर कंडक्टर होता है, मीडियम रन कॉपर कंडक्टर होता है, लो रन कॉपर कंडक्टर होता है। तो जो हार्ड रन कॉपर कंडक्टर होता है, ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। मीडियम ड्रान जो ड्रान कॉपर कंडक्टर होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं और लो ड्रान जो कॉपर कंडक्टर होता है, वो सर्विस मेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद और ढेर सारे होते हैं, कैडमियम कॉपर कंडक्टर होता है, ऑल एल्यूमीनियम कंडक्टर होता है, एसीएसआर कंडक्टर होता है, स्टैंडर्ड एसीएसआर कंडक्टर होता है, तो जीआई कंडक्टर होते हैं इन सभी। तो हम लोग पहले देख लेते हैं देखिए कौन-कौन से कंडक्टर हैं, आइए थोड़ा-सा उस कंडक्टर के बारे में देख लें। तो देखिए जो स्टैंडर्ड हार्ड रन कॉपर कंडक्टर होता है, इसकी जो इसमें उच्च चालकता तथा हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ के कारण ताम्र धातु का चालक सिरोपड़ी लाइन के लिए उपयुक्त होता है। इसके बाद देखिए कैडमियम कॉपर कंडक्टर होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जानिए इसको। देखिए कॉपर में जो है 1 से 2% जो है कैडमियम मिला दिया जाता है, तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है, वो 40 से 45% तक बढ़ जाती है, परंतु जो चालकता होती है, वो 15 से 17% तक घट जाती है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर में कैडमियम को मिलाने से उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितना बढ़ जाती है और कंडक्टिविटी जो होती है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, वो 40 से 45% तक बढ़ जाती है, लेकिन जो कंडक्टिविटी होती है, वो 15 से 17% जो है, वो घट जाती है। कैडमियम के कार्य जो है कठोर हार्ड होता है, इसकी वजह से इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, वो अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण आप लॉन्गर क्लास जो स्पान है, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हार्ड रॉन एल्यूमीनियम कंडक्टर है, तो हार्ड रॉन एल्यूमीनियम कंडक्टर में देखिए 99.5% जो है एल्यूमीनियम रहता है, बाकी और एल्यूमीनियम जो होता है, एल्यूमीनियम की मोटाई जो है कॉपर से 60% ज़्यादा होती है और वेट जो होता है, वेट कितना होता है? कॉपर का सिर्फ़ 48% होता है। तो सस्ता होता है, एल्यूमीनियम सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता है और हल्का भी होता है, तो इसीलिए हम जनरली एल्यूमीनियम का यूज़ करते हैं। एसीएसआर कंडक्टर क्या है देखिए, एसीएसआर कंडक्टर इस चालक के मध्य में चालक को एक अधिक वलयाकार मतलब लिंक जो है कि हम क्या करते हैं एसीएसआर कंडक्टर में ऑल कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है। तो इसमें एक कंडक्टर जो है अंदर देखिए क्या करते हैं स्टील का रख देते हैं, उसके चारों तरफ जो है स्ट्रैंड करके हम लोग एल्यूमीनियम के कंडक्टर को रखते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं कौन-कौन सा, तो जैसे सॉलिड कंडक्टर जो होता है, सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है। सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है और जो बंडल कंडक्टर होता है, बंडल कंडक्ट जो और स्टैंडर्ड कंडक्टर में सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है और सॉलिड कंडक्टर में फेरांटी इफेक्ट जो है, फेरांटी इफेक्ट जो है वो कम होता है, कोरोना इफेक्ट जो है कम होता है। सॉलिड कंडक्टर में कोरोना इफेक्ट कम होता है, ध्यान रखिएगा और सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, कोरोना इफेक्ट कम होता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर जो होता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर में आपका जो स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट स्टैंडर्ड कंडक्टर में कम होता है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडक्टर में कोरोना इफेक्ट है, वो ज़्यादा होता है। अभी आगे कोरोना इफेक्ट आएगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है? तो हॉलो कंडक्टर जो होता है, हॉलो कंडक्टर का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? तो हॉलो कंडक्टर का यूज़ करते हैं हाई करंट रेटिंग के लिए, मतलब 1000 का एम्पीयर से करंट अगर ऊपर है तो वहाँ यूज़ करते हैं। हम लोग हॉलो कंडक्टर का यूज़ करते हैं, तो जो कोरोना इफ़ेक्ट होता है, कोरोना इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम लोग हॉलो कंडक्टर यूज़ करते हैं। इसके बाद ये देखिए कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, तो जो बंडल कंडक्टर होता है, बंडल कंडक्टर जो है 220 किलो वोल्ट से ऊपर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बंडल कंडक्टर को। इसके बाद लाइन इंसुलेटर आते हैं, देखिए लाइन इंसुलेटर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइन इंसुलेटर। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कौन सा इंसुलेटर कहाँ यूज़ किया जाता है। तो देखिए कौन-सा इंसुलेटर कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है, तो पिन टाइप इंसुलेटर पहले सुन लीजिए सिंपली। पिन टाइप इंसुलेटर नॉर्मली जो है, नॉर्मली अगर नॉर्मली पूछ रहा है तो 11 किलो वोल्ट तक अप टू जो है वो 33 किलो वोल्ट तक यूज़ किया जाता है। मतलब 33 किलो वोल्ट से ऊपर नहीं यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है, तो पोर्सिलिन का बना होता है। पिन टाइप इंसुलेटर जो है 33 किलो वोल्ट से ऊपर प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब अप टू 33 किलो वोल्ट तक यूज़ करते हैं। 33 किलो वोल्ट से ऊपर यूज़ करने के लिए इसमें नंबर ऑफ डिस्क को जो है वो बढ़ाना पड़ता है, यहीं पर बताया गया है ये। इसके बाद सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर देखिए, तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में क्या है देखिए, बहुत सारी डिस्क को एक दूसरे के मेटल लिंक द्वारा जोड़ के स्ट्रिंग बनाकर यूज़ किया जाता है और प्रत्येक डिस्क की जो वोल्टेज होता है 11 किलो वोल्ट के लिए बनाया जाता है। हाई वोल्टेज भविष्य में अगर आप वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ डिस्क को जो है सीरीज़ में कनेक्ट करके हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में आप लोग यही जानिए कि 33 किलो वोल्ट से लेके 800 किलो वोल्ट तक इसका यूज़ किया जाता है और वर्टिकली यूज़ किया जाता है। ईच डिस्क की डिज़ाइन जो है कितना 11 किलो वोल्ट के लिए, हर एक डिस्क की डिज़ाइन 11 किलो वोल्ट तक यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं इसको। इसके बाद विकृत विद्युत रोधक। विकृत विद्युत रोधक मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है। तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर जो है देखिए कहाँ यूज़ करते हैं, तो जो सस्पेंशन इंसुलेटर होता है, सस्पेंशन इंसुलेटर को ही हम लोग क्या कर देंगे, हॉरिज़ॉन्टल में यूज़ कर देंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है? यहाँ यूज़ कहाँ करते हैं, तो जहाँ पर आपको टर्मिनेट करना हो, लोड को घुमाना हो, पोल को क्रॉस करना हो, रिवर क्रॉसिंग हो, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है, वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो देखिए हॉरिज़ॉन्टल यूज़ करते हैं, हॉरिज़ॉन्टल में यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग एंड पर, डेड एंड पर, रिवर क्रॉसिंग में, पॉन्ड क्रॉसिंग में, नदी क्रॉसिंग में, इन सब जगहों पर यूज़ करते हैं हम लोग स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर को। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन टाइप का इंसुलेटर भी कहते हैं। इसके बाद जा आता है आपका साइकिल या पास विद्युत रोधक। साइकिल टाइप इंसुलेटर किसे बोलते हैं? तो देखिए साइकिल टाइप इंसुलेटर जो है पोर्सिलिन का बना होता है। यह केवल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ किया जाता है। यह दिशा बदलने के लिए विद्युत मतलब विद्युत रोधक दिशा बदलने के लिए प्रारंभ तथा अंतिम छोरों पर लगाया जाता है। तो जो साइकिल टाइप इंसुलेटर होता है कहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब कि 440 वोल्ट या 220 वोल्ट के लो वोल्टेज में यूज़ किया जाता है। यूज़ कैसे करते हैं? तो वर्टिकली, हॉरिज़ॉन्टली कैसे भी यूज़ कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है भाई साहब आपका कि पोस्ट इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर आता है। देखिए स्टे इंसुलेटर यहाँ यह भी पोर्सिलिन का बना होता है, अंडाकार होता है। यह गे वायर जो होता है आपका, गे वायर तान तार जो होता है उसको पोल से सपोर्ट देने के लिए बनाए जाते हैं। गे वायर जो होता है इसको ध्यान रखिए, तो जो गे वायर होता है आपका जो स्टे वायर होता है, गे वायर होता है, उसको हम लोग पोल से 45 डिग्री पे लगाते हैं, 45 डिग्री पे लगाते हैं और 3 मीटर जो है ऊँचाई पर लगाते हैं। ठीक? इसके बाद आप आपका पोस्ट इंसुलेटर या तो फिर सपोर्ट इंसुलेटर आता है, तो इसमें क्या होता है, लगभग ये इसकी संरचना पिन इंसुलेटर के बराबर ही होती है। या आइसोलेटर को स्थापित करने के लिए नाइट जो स्विच होते हैं उन सबको लगाने के लिए सबस्टेशन को यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है देखिए नंबर ऑफ डिस्क निकालने के लिए आता है, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से बनता भी है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है भाई साहब नंबर ऑफ डिस्क निकालने के लिए क्या करते हैं? तो नंबर ऑफ डिस्क निकालने के लिए फेज वोल्टेज अपान में 11 होता है या तो फिर न लाइन वोल्टेज अपान में √3 इंटू 11 होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ डिस्क निकालने के लिए डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन। और यहाँ से देखिए तो यहाँ पर कौन-सा कितने किलो वोल्ट की लाइन है और कितने नंबर ऑफ डिस्क यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं देखिए। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यहाँ पर है और जो आपका टेंशन टाइप या फिर स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर जो होता है, उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए 11 किलो वोल्ट की लाइन है, तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर 1 और टेंशन टाइप भी इंसुलेटर 1 लगता है। इसके बाद 33 किलो वोल्ट की लाइन है, 33 किलो वोल्ट की लाइन है, तो उसके लिए जो है सस्पेंशन इंसुलेटर 2 और जो टेंशन इंसुलेटर होता है, तनाव इंसुलेटर होता है, वो 3 होता है। इसके बाद 66 किलो वोल्ट के लिए ये जो सस्पेंशन होता है वो 5 और टेंशन जो है वो 6। 132 किलो वोल्ट की लाइन है तो सस्पेंशन इंसुलेटर जो होता है 8 और टेंशन टाइप इंसुलेटर जो है 9 यूज़ करते हैं। और 220 किलो वोल्ट के लिए लाइन के लिए 14 और इसके बाद जो है जो टेंशन होता है वो 15 यूज़ करते हैं। 400 किलो वोल्ट की लाइन है तो उसके लिए 21 या 23 और जो टेंशन टाइप इंसुलेटर होता है वो कितना यूज़ करते हैं 22 से 23 तक।
765 किलो वोल्ट की लाइन है तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो है वो 42 और इसके बाद टेंशन टाइप इंसुलेटर जो है वो 43 यूज करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद जो है देखिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए आता है, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए देखिए क्या है, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग, वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग मतलब पूरे स्ट्रिंग के अक्रॉस में जो वोल्टेज लगता है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क या फिर नंबर ऑफ इंसुलेटर इनटू वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट टू द कंडक्टर। मतलब जैसे मान लीजिए ये है आपका, सपोज करिए ये आपका इंसुलेटर लगा है, ठीक है, ये आपका इंसुलेटर है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए और यहाँ से ये कंडक्टर गया है, ठीक, ऐसे मान लीजिए कंडक्टर है। तो वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट कंडक्टर मतलब यहाँ का वोल्टेज ये पूरे के अक्रॉस जो वोल्टेज लग रहा है ये, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क, 3 डिस्क लगा है तो 3 अपान में क्या करेंगे इनटू इस कंडक्टर, ये कंडक्टर है ना यहाँ पर जो ये कंडक्टर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसको, देखिए वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग, पूरे स्ट्रिंग पर जो वोल्टेज लग रहा है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसुलेटर इनटू वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट टू द कंडक्टर होता है। ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है, स्ट्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है, तो शंट कैपेसिटेंस अपान में सेल्फ कैपेसिटेंस होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब कि डीसी जो ट्रांसमिशन लाइन करते हैं उसमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितना होता है? तो डीसी में जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है उसमें उसकी एफिशिएंसी 100% होती है। ठीक है? क्वेश्चन आता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी, देखिए इसमें जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम लोग इम्प्रूव क्यों करते हैं? तो जो देखिए कंडक्ट जैसे हमारे जो इंसुलेटर लगे होते हैं, उन सब के लिए अलग-अलग वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल नहीं रहता है। तो उससे क्या होता है, एक किसी इंसुलेटर पर क्या होता है कि ज़्यादा वोल्टेज मिलता है, किसी पर कम वोल्टेज मिलता है। इससे हमारा इंसुलेटर जो होता है वो पंक्चर हो सकता है। तो उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के कुछ मेथड हैं, जैसे इंसुलेटर की डिजाइनिंग करके, क्रॉस आर्म की डिजाइनिंग करके, कैपेसिटेंस की ग्रेडिंग करके, स्टेटिंग जो स्टैटिक शील्डिंग होता है उसको करके, या यूज लेस नंबर ऑफ डिस्क का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। सेफ्टी फैक्टर दिया है देखिए, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। तो स्टील पोल के लिए 2 सेफ्टी फैक्टर होता है और आरसीसी पोल के लिए 2.5 होता है और हाथ से ढले आरसीसी पोल के लिए 3 होता है, तो 3 नहीं 2.5 आप लोग याद रखिए। लकड़ी के पोल के लिए 3.5 होता है, या 3 हो या 3.5 होता है, ठीक है? और स्टे वायर जो होता है उसके लिए 2.5 होता है। इसके बाद ग्राउंड क्लीयरेंस जो है, देखिए ग्राउंड क्लीयरेंस में क्या है देखिए, तो ग्राउंड क्लीयरेंस जो है देखिए इसमें क्या दिया है कि सर्विस लाइन जब सड़क पार करती हुई लाइन लगाई जाती है, मतलब सड़क को पार करती है, तब उस समय जो सबसे नीचे वाला कंडक्टर होता है उससे और ग्राउंड्स के बीच का कितना क्लीयरेंस होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसको, देखिए थोड़ा सा। तो जब सर्विस लाइन सड़क को पार करती है तो उस समय जो है लो और मीडियम वोल्टेज के लिए 5.79 मीटर या तो फिर 19 फीट होना चाहिए, और हाई वोल्टेज के लिए 6.096 मीटर या तो फिर 20 फीट होना चाहिए, ठीक है? अगर सर्विस लाइन है और वह सड़क के समांतर में चल रही है, देखिए सर्विस लाइन जब सड़क के किनारे लगाई जाती है तो चालक का कोई भी भाग भूमि तल से निम्न ऊंचाई से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर सड़क के किनारे चल रही है तब उसमें लो और मीडियम वोल्टेज के लिए 5.48 मीटर या तो फिर 18 फीट होना चाहिए, और हाई वोल्टेज के लिए जो है 5.791 मीटर या तो फिर 19 फीट होना चाहिए। और इसमें देखिए क्या है कि इसमें नेक्स्ट है, यदि सर्विस लाइन कहीं खुले क्षेत्र में हो जहाँ सड़क पार न कर रहा हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? मतलब जैसे आपके फील्ड में मतलब कहीं पर ले जा रहे हैं जहाँ पर सड़क रोड वगैरह ना हो, पब्लिक की सेफ्टी का प्रॉब्लम ना हो, तो वहाँ पर देखिए जो है लो वोल्टेज के लिए 11,000 वोल्ट के लिए जो है, अगर बेयर कंडक्टर है, नंगी तार है, तो उसके लिए 4.572 मीटर या तो फिर 15 फीट होना चाहिए उसकी हाइट ग्राउंड से, और 11 किलो वोल्ट से अगर इंसुलेटेड है तो 3.953 मीटर या तो फिर 13 फीट होना चाहिए, 13 फीट होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप लोग स्किप नहीं करिएगा। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा तो वीडियो लाइक करिएगा, बहुत मेहनत लगता है भाई साहब वीडियो बनाने में, क्योंकि अपना पढ़ना उसके बाद फिर वीडियो आप लोग के लिए तैयार करना, एक्सपोर्ट करना, एडिट करना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। बाकी मैं गारंटी देता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर इतना यूनिक कंटेंट इतना कम समय में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप पेड, यहाँ तक कि पेड कोर्स में एक टाइम में इतना कंटेंट आपको इतने कम समय में कभी नहीं कोई देगा। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, बाकी मैं अपना बेस्ट एफर्ट देता हूँ आप लोग के लिए। इसके बाद देखिए क्या है कि हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इमारत से दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब क्लियरेंस फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो इसमें क्या है देखिए, जब क्लियरेंस क्या है इसमें कि बिल्डिंग से क्लियरेंस कितना होना चाहिए, देखिए इसमें बोला गया है जब हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसी भवन के ऊपर से होकर गुजरता है
तो उसमें ऊर्ध्वाधर हाइट कितनी होनी चाहिए? तो ऊर्ध्वाधर हाइट कितनी होनी चाहिए भाई साहब? तो अगर 33 किलो वोल्ट की लाइन है तो उसमें 3.658 मीटर या तो फिर 20 फीट होना चाहिए, 12 फीट, सॉरी 12 फीट होना चाहिए। और हाई वोल्टेज, अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो उसके लिए जो है 3.658 मीटर, और उसके साथ हर एक 33 किलो वोल्ट के लिए जो है 0.305 जो मीटर है वो बढ़ाते जाएंगे। अगर भवन के पास से गुजर रही है, भवन के पास से गुजर रही है, तब उस समय कितनी हाइट होनी चाहिए? मतलब 36 जो दूरी होती है उसको, तो 36 दूरी के लिए भवन से अगर पास से गुजर रही है तो 11 किलो वोल्ट तक की लाइन है तो उसके लिए 1.829 फीट मीटर या तो फिर 4 फीट होना चाहिए। और इसके बाद जो है 11 किलो वोल्ट से लाइन से अधिक है लेकिन 33 किलो वोल्ट तक लाइन है तो उसमें कितना 1.8 जो है 29 फीट मीटर या तो फिर 6 फुट जो है 6 फुट यूज करते हैं। और अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए है तो 0.1829 जो मीटर और एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे, कितने में? 1.829 मीटर में, मतलब 6 फीट, और इसके साथ में कितना ऐड करते जाएंगे। आइए हम लोग कोरोना इफेक्ट देखते हैं। देखिए कोरोना इफेक्ट क्या होता है, कौन से इसकी डिपेंडेंसी होती है और कहाँ से कितना पॉइंट बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोना इफेक्ट से। ठीक है, आइए हम लोग कोरोना देखते हैं। देखिए कोरोना इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में पूरा देखते हैं। तो देखिए अगर हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें अगर आप उसके पास में जाते हैं तो आपको देखिए कुछ इफेक्ट दिखाई देगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 76 एचडी प्रेशर पर हिसिंग नॉइस, वायलेट ग्लो, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन गैस इन हाई ट्रांसमिशन लाइन। मतलब कि हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन लाइन में अगर आपको हिसिंग नॉइस सुनाई देता है, वायलेट ग्लो मतलब बैगनी कलर की चमक दिखाई देता है, और ओजोन गैस की उत्पन्न होती है, ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है, मतलब ओजोन गैस बनती है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कोरोना इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कोरोना इफेक्ट क्या होता है तो आप लोग बताइएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 76 एचडी प्रेशर पर जो है हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन लाइन में हिसिंग नॉइस प्रोड्यूस हो, वायलेट ग्लो हो मतलब बैगनी कलर का चमक दिखाई दे, और उसके बाद ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना इफेक्ट हो रहा है, कोरोना की फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, तो क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आते हैं। देखिए तो क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज क्या होता है, तो वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर कोरोना आरंभ हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, VC इक्वल टू क्या होता है? आर जी नॉट रो लॉग डी बाई आर होता है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, अधिकतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है, और आरएमएस वैल्यू जो होता है 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है आरएमएस वैल्यू। इसके बाद देखिए आता है, एक आता है विजुअल क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज होता है, विजुअल क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज होता है। इसमें क्या होता है, यह वह वोल्टेज होता है जिस पर कोरोना घटित होता है परंतु दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब कि वह मिनिमम वोल्टेज जिस पर कोरोना स्टार्ट हो जाता है पर दिखाई नहीं देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल जो विजुअल क्रिटिकल डिस्रप्टिव वोल्टेज बोलते हैं। उसके बाद जो देखिए कोरोना पावर लॉस जो है यहाँ से काफी ये इंपॉर्टेंट है। तो कोरोना पावर लॉस के लिए जो है देखिए क्या है, तो कोरोना पीसी इक्वल टू 244 इंटू 10⁻⁵ या प्लस 25 रो अंडर रूट में आर अपॉन डी वीपी माइनस वीसी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इसकी यूनिट पूछता है, कोरोना पावर लॉस की यूनिट क्या होती है? तो किलोवाट पर किलो वोल्ट पर फेज होता है, किलोवाट पर किलो वोल्ट पर फेज होता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? देखिए तो कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो लाइन की भौतिक परिस्थितियां होती है, मतलब फिजिकल जो होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? देखिए लाइन वोल्टेज पर डिपेंड करता है, लाइन वोल्टेज बढ़ाने से कोरोना बढ़ता है। चालक के बीच की दूरी जो है, देखिए जो कोरोना होता है चालक के बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कंडक्टर के बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब कि अगर आप चालक के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो कोरोना इफेक्ट आपका कम हो जाएगा। उसके बाद चालक की आकृति और मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड शेप और साइज पर डिपेंड करता है। तो शेप और साइज पर डिपेंड करता है, मतलब अगर मोटा कंडक्टर आप यूज करेंगे तो उसके लिए जो है कोरोना इफेक्ट दूसरा होगा, कुछ इफेक्ट डालेगा, और हर कंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। इसके बाद देखिए चालक के बीच की दूरी तथा इनके व्यास के अनुपात के, तो जो कोरोना इफेक्ट होता है सी, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डी बाई आर रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब कि जो कोरोना इफेक्ट होता है वो चालक के दूरी और उनके व्यास के मतलब डी बाई आर रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चालक के सरफेस कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो देखिए चालक के सरफेस कंडीशन पे, कहने का मतलब है अगर स्मूथ कंडक्टर रहेगा तो उस पर कोरोना कम होगा, अगर रफ सरफेस रहेगा तो उस पर कोरोना इफेक्ट ज्यादा होगा।
चालक के चारों ओर के आयनों के आकार पर, मतलब कि चालक के आयनों के आकार पे कहने का मतलब ये है कि अगर चालक जो है, चालक के कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के चारों तरफ का एयर अगर आयनाइज है तो उसमें कोरोना ज़्यादा होगा, क्योंकि कंडक्टर की साइज बढ़ जाएगी तो कोरोना इफेक्ट ज़्यादा होगा। मोटा कंडक्टर है तो उसके लिए ज़्यादा होगा, पतला कंडक्टर में कम होगा। एवरेज गति पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, टेम्परेचर बढ़ाने से जो है, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, कोरोना लॉस जो है वो बढ़ जाता है। तो देखिए टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर बढ़ाने से कोरोना, इसमें क्या होता है, पीसी जो है कोरोना पावर लॉस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाने से जो है, टेम्परेचर घटाने से कोरोना लॉस जो है वो घटता है। दाब की बात करते हैं, देखिए दाब जो होता है, प्रेशर जो है, प्रेशर बढ़ाने से भी कोरोना पावर लॉस जो है वो घटता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से देखिए जो प्रेशर होता है, प्रेशर में प्रेशर बढ़ाने से कोरोना पावर लॉस जो है वो घटता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से जो टेम्परेचर है वो आपका बढ़ेगा तो कंडक्टिव रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कोरोना पावर लॉस आपकी घट जाएगी। तो कोरोना पावर लॉस जो है वो प्रेशर बढ़ाने से कोरोना पावर लॉस घटती है। इसके बाद जो है देखिए धूल, डस्ट, नमी, अगर धूल है, गंदगी है, नमी है, मॉइस्चर है, तो इन सब के बढ़ने से कोरोना पावर लॉस जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इन सब के बढ़ने से जो वीसी होता है, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज होता है, वो घट जाता है, और उसको घटने से कोरोना पावर लॉस जो है वो बढ़ जाती है। डिस्टेंस और डस्ट बढ़ने से कोरोना पावर लॉस जो है वो क्या होता है, घटता है। वीसी घट जाता है, कोरोना पावर लॉस बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद जो है बर्फ, देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, बर्फ, वर्षा, बर्फ और कुहारा, मतलब फॉग रहे, रेन रहे और आइस रहे, इन सब कंडीशन में भी कोरोना पावर लॉस जो है वो बढ़ता है। तो कहने का मतलब अगर वर्षा हो रही है, बर्फ है, कोहरा है, और या तो फिर तब है, तो इस समय जो क्रिटिकल वोल्टेज होता है वो घट जाता है, जिसकी वजह से कोरोना पावर लॉस जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल फैक्टर होते हैं, तो लाइन वोल्टेज को बढ़ाने से, देखिए लाइन वोल्ट आपको पहले बताया था, लाइन वोल्टेज बढ़ाने से कोरोना पावर लॉस जो है वो बढ़ता है। कंडक्टर के बीच की दूरी आपको पहले बताया था, कंडक्टर के बीच की दूरी जो है बढ़ाने से क्या होता है, कंडक्टर के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो कोरोना पावर लॉस जो है वो कम हो जाएगी। कंडक्टर की साइज पर जो है, कंडक्टर के देखिए व्यास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्यास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और डी बाई आर के रेशियो के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और बाह्य रूप रंग के देखिए बाह्य जो रूपरेखा होती है तो उसमें क्या होता है कि चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का जो है बाह्य रूपरेखा पर निर्भर करता है। और इसमें क्या है, चालक का खुदरा सरफेस है या रफ सरफेस है, तो उस पे कोरोना पावर लॉस अधिक होता है, वही बताया आपको, रफ सरफेस पे ज़्यादा कोरोना लॉस होता है, और स्मूथ जो कंडक्टर होता है उस पर कोरोना लॉस कम होता है। इसके बाद जो है देखिए आपका कोरोना को कम करने के लिए, कोरोना को कम करने के लिए क्या-क्या मेथड होते हैं देखिए। तो यहाँ से कोरोना को कम करने के लिए कौन-कौन से मेथड होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है देखिए, कोरोना इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग बंडल कंडक्टर का यूज़ करते हैं। बंडल कंडक्टर का यूज़ करके कोरोना इफेक्ट को कम करते हैं। बंडल कंडक्टर का यूज़ जो है 220 किलो वोल्ट से ऊपर के लिए हम लोग करते हैं। बंडल कंडक्टर का यूज़ करने से क्या होता है, जो पोटेंशियल ग्रेडिएंट होता है, वोल्टेज ग्रेडिएंट होता है, वो कम हो जाता है। कम होने की वजह से इफेक्टिव डाया जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है? इफेक्टिव डाया बढ़ जाती है तो आपका जी जो है, आपका कोरोना इफेक्ट कम हो जाता है। इसके बाद बंडल कंडक्टर यूज़ करने से जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो घट जाता है, जिससे इफेक्टिव रेडियस जो है वो बढ़ जाती है, तो इंडक्टेंस आपका कम हो जाता है। इंडक्टेंस कम रहेगा तो आपका लाइन में लॉसेस कम होगी, तो यहाँ से भी आपका ट्रांसमिशन लाइन बढ़ जाती है। बंडल कंडक्टर यूज़ करने से कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ता है तो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। बंडल कंडक्टर के यूज़ करने से क्या होता है, कैपेसिटेंस जो धारिता होती है, तो हाई धारिता होने से सर्ज इम्पीडेंस जो है वो घट जाती है। बंडल कंडक्टर यूज़ करने से जो कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाता है। तो और उसके बाद बंडल कंडक्टर यूज़ करने से क्या होता है, सर्ज इफेक्ट जो है वो घट जाता है। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो है वो बढ़ जाता है। देखिए बंडल कंडक्टर से क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा-सा याद रख लीजिए आप लोग, बंडल कंडक्टर 220 किलो वोल्ट से ऊपर यूज़ करते हैं। बंडल कंडक्टर यूज़ करने से रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, कोरोना पावर लॉस घट जाती है। बंडल कंडक्टर यूज़ करने से रेडियो इंटरफेरेंस जो है वो घट जाता है, और वोल्टेज ग्रेडिएंट जो है वो घट जाता है। इंडक्टेंस जो होता है, इंडक्टेंस घट जाता है, कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाता है, सर्ज इम्पीडेंस जो है वो घट जाता है। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो है वो बढ़ जाता है। इतना चीज़ ध्यान रखिए। स्किन इफेक्ट आ गया भाई साहब, वही आपको पहले ही बताया था, देखिए स्किन इफेक्ट क्या होता है। तो स्किन इफेक्ट पहले ही बता दिए थे आपको, देखिए स्किन इफेक्ट क्या होता है। तो स्किन इफेक्ट जानिए, देखिए सिंपल वे में आपको बताता हूँ मैं।
कि कोई कंडक्टर है, देखिए यहाँ पर लाइन चालकों के प्रत्यावर्ती बाह्य संकेंद्रित न होकर, ये देखिए पता नहीं क्या दिया है, तो मैं आपको सिंपल में बता दे रहा हूँ। देखिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में एसी करंट आप फ्लो कराते हैं, तो पूरे कंडक्टर से समान रूप से करंट डिस्ट्रीब्यूट ना होकर, फ्लो ना होकर, वो केवल कंडक्टर के आउटर सरफेस से करंट फ्लो होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर यही डीसी करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें पूरे कंडक्टर से सरफेस से होकर करंट फ्लो होती है। तो एसी करंट फ्लो कराते हैं, क्या होता है, ये केवल कंडक्टर सरफेस से होता है, कंडक्टर के सरफेस पे होता है, और कोर में करंट नहीं फ्लो होता है। ठीक है, डीसी में जो है स्किन इफेक्ट नहीं होता है। आवृत्ति बढ़ने से जो है, आवृत्ति डिपेंडेंसी किस पर होती है, देखिए, तो डिपेंडेंसी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोटा कंडक्टर में यूज करने से स्किन इफेक्ट बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से स्किन इफेक्ट बढ़ता है। म्यू आर मतलब परमीएबिलिटी जो होता है, उसको बढ़ाने से स्किन इफेक्ट बढ़ता है। सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट कम होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ें ध्यान रखिए स्किन इफेक्ट से। देखिए यहाँ पर म्यू आर चुंबकशीलता, जिसको हम लोग म्यू आर बोलते हैं, म्यू आर बढ़ाने से स्किन इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद जो है देखिए, हाँ ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोनोपोलर, बाइपोलर और इसके बाद होमोपोलर होता है। तो मोनोपोलर जो है, देखिए मोनोपोलर जो है, तो मोनोपोलर के लिए क्या होता है कि इसमें देखिए, जो मोनोपोलर में हम लोग क्या, इसमें नेगेटिव पोलरिटी जो है यूज करते हैं। इसमें देखिए क्या है कि जो ये डायोड लगा होता है, रेक्टिफायर होता है एससीआर, ये देखिए इसमें क्या होता है, एक मतलब कि एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर जैसे लगे रहते हैं। और रिटर्निंग पाथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वायर का यूज करते हैं, ग्राउंड वायर का, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राउंड वायर के लिए केवल एक कंडक्टर किसमें यूज करते हैं, तो मोनोपोलर जो होता है इसमें एक कंडक्टर यूज करते हैं। इसकी जो है स्टेशन से कितना 15 से 55 किलोमीटर दूर तक के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। इसके बाद बाईपोलर जो होता है, बाईपोलर में हम लोग क्या करते हैं, दो कंडक्टर यूज करते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल यूज, एक धनात्मक होता है, और दूसरा नेगेटिव जो होता है, जो ग्राउंड ग्राउंड के लिए यूज करते हैं। और इसका फिगर जो है, इसको फिगर पे ध्यान रखिएगा आप लोग। दोनों कंडक्टर के बीच का वोल्टेज जो होता है, चालक और अर्थ कंडक्टर के बीच का वोल्टेज का दोगुना होता है। और इसमें जो है हम लोग यूज कहाँ करते हैं, एचवीडीसी में प्रायः सभी हाई वोल्टेज एचवीडीसी जो है बाईपोलर से यूज करते हैं। इसमें दो कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। और यूज कहाँ करते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड को टर्मिनल स्टेशन से 5 से लेकर 25 किलोमीटर दूर तक स्थापित किया जाता है। इसके बाद होमोपोलर जो होता है, होमोपोलर में दो या दो से अधिक वायर का यूज करते हैं, और सभी तार की पोलरिटी जो है वो समान रहती है, पोलरिटी जो है सबकी समान रहती है। इसमें दोनों चालक जो है सदैव अर्थ या तो फिर मेटलिक रिटर्न पाथ का प्रयोग करके यूज करते हैं, मतलब मेटर से रिटर्निंग पाथ जो है मेटेलिक पार्ट से यूज करते हैं। फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट आपको देखिए पहले बताए थे। तो फेरांटी इफेक्ट देखिए क्या है, फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, लाइट लोड पे जब किसी ट्रांसमिशन लाइन में, जब लाइनें नो लोड पर, नो लोड पर मतलब निर्भर, मतलब नो लोड या हल्की लोड पर होती हैं, तो इस स्थिति में प्राप्त सिरा मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक हो जाता है। तो लाइन वोल्टेज में वृद्धि की इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं। आप नॉर्मल मोटी मोटा मतलब लैंग्वेज में सुनिए कि फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, कि जब ट्रांसमिशन लाइन में, हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन लाइन में, नो लोड पे ट्रांसमिशन लाइन नो लोड पर हो या तो फिर लाइट लोड पर हो, तो इसमें रिसीविंग इंड वोल्टेज जो होता है वो सेंडिंग इंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे 5 वोल्ट हम लोग सेंड कर रहे हैं और रिसीविंग इंड पर आपको 7 वोल्ट 8 वोल्ट मिल जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं। तो फेरांटी इफेक्ट में यही होता है कि सेंडिंग जो रिसीविंग इंड वोल्टेज होता है वो सेंडिंग इंड वोल्टेज से ज़्यादा मिल जाता है, तो उसे हम लोग फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं। लाइट लोड, ये कंडीशन फिक्स है कि लाइट लोड पे होगा या फिर नो लोड पे होगा। फेरांटी इफेक्ट जो है, देखिए फेरांटी इफेक्ट केवल मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड या लाइट लोड की स्थिति में होता है, या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है। फेरांटी इफेक्ट जो है लाइन के चार्जिंग करंट की वजह से होता है। देखिए क्या है फेरांटी इफेक्ट जो है, फेरांटी इफेक्ट कुछ यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो सीरीज रिएक्टर होता है फेरांटी इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, तो फेरांटी इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, शंट रिएक्टर का यूज करते हैं, सीरीज रिएक्टर का यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट को अवॉइड करने के लिए, और शंट रिएक्टर का यूज करते हैं हम लोग फेरांटी इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, और सीरीज कैपेसिटर का यूज करते हैं स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और शंट कैपेसिटर का यूज करते हैं हम लोग पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। तो सीरीज रिएक्टर का यूज करते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए, और शंट जो रिएक्टर होता है, शंट रिएक्टर का यूज करते हैं हम लोग फेरांटी इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। सीरीज कैपेसिटर जो होता है, सीरीज कैपेसिटर का यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, तो सीरीज कैपेसिटर का यूज करते हैं हम लोग, सीरीज कैपेसिटर पावर फैक्टर को बढ़ा मतलब कि स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और जो शंट कैपेसिटर होता है, शंट कैपेसिटर का यूज करते हैं हम लोग जो है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए।
इसके बाद जो है सैग आता है। देखिए सैग जो है, सैग का फार्मूला आप लोग ध्यान रखिए। तो यस इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान ए टी होता है। और सैग किस पर डिपेंड करता है, तो सैग जो है देखिए लंबाई के जो है दोनों आलम्बों के बीच की दूरी सैग के पर अधिक बढ़ता है। मतलब डब्ल्यू यस इक्वल टू क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेंसाइन फोर्स से जो है सैग घट जाता है। टेंशन बढ़ाने से सैग घट जाएगा। इसके बाद ताप बढ़ाने से जो है, ताप बढ़ाएंगे, अगर ताप को बढ़ाएंगे आप तो सैग क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके बाद जो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन तो होता है सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज अपान में रिसीविंग इन वोल्टेज इंटू 100 होता है। या तो फिर नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान फुल लोड वोल्टेज इंटू 100 होता है। सर्ज इंपेडेंस जो होता है, सर्ज इंपेडेंस जो देखिए सर्ज इंपेडेंस क्या होता है, तो जेड सी इक्वल टू जेड अंडर रूट में जेड अपान में क्या होता है, वाई होता है। या तो फिर अंडर रूट में बी बाई सी होता है। अगर लासलेस लाइन है तो लासलेस लाइन के लिए आर बराबर जीरो रख देते हैं, जी बराबर जीरो रखते हैं। तो लासलेस लाइन के लिए सर्ज इंपेडेंस कितना होता है, अंडर रूट में एल बाई सी होता है। यहाँ से और एक चीज ध्यान रखिए, देखिए तो यहाँ से सर्ज इम्पीडेंस ओवरहेड लाइन के लिए कितना होता है, 400 से लेके 600 ओम तक होता है। अंडरग्राउंड के लिए कितना होता है, तो 40 से लेके 50 तक होता है, या फिर 50 से लेके 60 तक होता है। 40 से लेके 60 तक अंडरग्राउंड के लिए। ट्रांसफार्मर के लिए जो होता है 1000 से 2000 तक होता है। और इसके बाद पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी के लिए डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफरेबल होता है। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो होता है वी एस इंटू वी आर अपान जेड एस होता है। और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो होती है यह लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। इसके बाद आता है देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, देखिए कौन कौन से लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज जो होता है। लो वोल्टेज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर होता है। लेंथ जो होता है 80 किलोमीटर से कम होता है। वोल्टेज जो होता है 0 से लेकर 20 किलो वोल्ट तक होता है। और कैपेसिटेंस इफेक्ट जो है वो नेग्लेक्ट होता है। इसके बाद जो है देखिए, इसके बाद आता है आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो होता है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए फ्रीक्वेंसी और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 4000 से लेके 12000 तक होता है। और लेंथ जो होता है 80 किलोमीटर से लेके 160 किलोमीटर तक, या तो फिर 240 किलोमीटर तक होता है। और वोल्टेज होता है 20 किलो वोल्ट से लेके 100 किलो वोल्ट तक वोल्टेज होता है। कैपेसिटेंस को कंसीडर करते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, लंप्ड मान के कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में फ्रिक्वेंसी और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 12000 हर्ट्ज किलोमीटर होता है। और लाइन की लेंथ जो है कितना होती है, 160 किलोमीटर या तो फिर 240 किलोमीटर तक होती है। 160 किलोमीटर से ज़्यादा होती है या तो फिर 240 किलोमीटर तक होती है। वोल्टेज कितना होता है, 100 किलो वोल्ट से ऊपर होता है। कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान के हम लोग पूरा कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद ट्रेवलिंग वेव होता है। ट्रेवलिंग वेव भी इक्वल टू क्या होता है, 1/√LC होता है। 1/√LC जो है इसकी ट्रेवलिंग वेव होता है। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज जो होता है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज जो होता है, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज अपॉन इंसिडेंट वोल्टेज होता है। तो रो भी इक्वल टू जेड टी माइनस जेड नॉट अपॉन जेड टी इंटू जेड नॉट होता है। इसके बाद जो है देखिए इसमें रिफ्लेक्टेड कॉफिशिएंट ऑफ करंट होता है, तो वही सेम रिफ्लेक्टेड करंट अपॉन इंसिडेंट करंट हो जाएगा। तो जेड नॉट माइनस जेड टी ये माइनस के बराबर होता है, तो माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए वोल्टेज में जो होता है, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिफ्लेक्टेड करंट कॉफिशिएंट आ जाएगा। तो जेड नॉट माइनस जेड टी अपॉन जेड नॉट प्लस जेड टी हो जाएगा। ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट जो होता है, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज जो होता है, देखिए तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज जो होता है वो टू जेड टी अपॉन जेड टी प्लस जेड नॉट होता है। देखिए जेड टी जो है और जेड नॉट, अगर ट्रांसमिशन लाइन जो है, ट्रांसमिशन लाइन ओपन सर्किट के लिए जेड टी जो होता है, ट्रांसमिशन जो इम्पिडेंस होता है और कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। और शॉर्ट सर्किट के लिए जीरो होता है। तो यहाँ से देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसी को आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी सब कोई मतलब नहीं उससे। अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, अगर लाइन ओपन सर्किट है तो उस समय जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज होता है वो कितना होता है, तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज होता है 1 होता है। और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट कितना होता है, 2 होता है। और रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट कितना होता है, -1 होता है। अगर ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट सर्किट है तो उस कंडीशन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज होता है -1 होता है। और रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट जो होता है वो +1 होता है। अगर लोड इनको सर्ज इम्पीडेंस में, मतलब लोड जो होता है सर्ज इम्पीडेंस को लोड इम्पीडेंस में टर्मिनेट कर देंगे, तब क्या होगा, तो उस समय जो टर्मिनेट कर देते हैं तो ट्रांसमिशन जो
कोएफ़िशिएंट ऑफ वोल्टेज ट्रांसमिशन कोएफ़िशिएंट कितना होता है 1 होता है। रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट ऑफ वोल्टेज जो होता है 0 होता है और ट्रांसमिशन कोएफ़िशिएंट ऑफ करंट भी 0 होता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखिए पूरा जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक वीडियो हम कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप लोग वीडियो को देखिए पूरा अच्छे से और अपना तैयारी कीजिए अच्छे से। बाकी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक बार फिर से कह रहे हैं आप लोग को वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।